हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हैं, हमारे चैनल पर डेली विजिट करते हैं, तो आपको पता है हम सुबह 6 बजे आते हैं और डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की सीरीज़ में हम लेकर आए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाली हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि आप मेरे साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि बाद में रिविज़न के लिए आपको आसानी हो जाती है कि आपके पास एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक मान लीजिए। वैसे नॉर्मली टॉपिक जो है 10 पेज का है, 5 पेज का है, 8 पेज का है, बट आप उसको कोशिश करके मतलब छोटा करके उसको आप एक पेज में लिख के रख सकते हो। वो आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको रिवीजन करने में आसानी होती है। बहुत सारी चीज़ें आपको छोटी सी जगह पर और रखी होती है और आपने ही लिखा होता है ना। जैसे कोई पॉइंट है 1957 कहीं लिखा हुआ, तो आपको 1957 से सारा उसका बैकग्राउंड याद आ जाएगा। कहीं पर आर्टिकल 28 लिखा है, कहीं पर आर्टिकल 51 लिखा है, तो आपको है, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आपने ही बनाए हैं नोट्स। तो आपको क्या है, छोटी छोटी चीज़ देख करके वहाँ में बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। शॉर्ट नोट्स इसीलिए आपके काम आते हैं, क्योंकि आप छोटी चीज़ लिखते हो, लेकिन आप जब उसको देखते हो, उसको पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पिछली होती है वो सारी याद आती हैं। तो जो भी पढ़ाने वाली हूँ शॉर्ट नोट साथ में बनाते चलिएगा। और आपको मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था। तो फाइनली जो है कल आपको जो है मई और अप्रैल महीने का कंपाइल जो है अप्रॉक्स 2 महीने का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको कल मैं कराऊंगी। लगभग 1 से 2 घंटे की क्लास होने वाली है। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपके बहुत सारे एग्जाम्स जो अपकमिंग हैं, उनमें आपका मई महीने का करंट अफेयर्स पूछेगा, अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स पूछेगा। आपको लग सकता है कि हाँ मैम 2 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा रही हैं, लेकिन अगर आप 2 महीने के टॉपिक्स देखेंगे ना, अगर मान लीजिए 2 महीने के टॉपिक्स में मैं आपको 50 टॉपिक्स करा रही हूँ, तो वो मान के चलिए कि 50 टॉपिक कम से कम 6 महीने से कंटिन्यूअसली है, रोटेट होकर के, घूम फिर करके। कुछ नया ऐड आया फिर से पढ़ रहे हैं, कुछ नया ऐड आया फिर से पढ़ रहे हैं। जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम, हीट वेव पढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, कंटिन्यूअसली चर्चा में बने रहते हैं। बच्चों से रिलेटेड कोई टॉपिक है, महिलाओं से रिलेटेड कोई मुद्दा चल रहा है वहाँ पे, अभी इलेक्शंस में हम कंटिन्यूअसली चीज़ें नई पढ़ रहे हैं। तो क्या है, हमारा रिवीजन होता रहता है और हमें लगता है कि आज की न्यूज़ में ये आया है, आज की न्यूज़ में वो आया है। लेकिन अगर आप ढंग से डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होता कि ये न्यूज़ जो है कल दूसरे फॉर्म में आई हुई थी और आज जो है वो ट्रांसफ़र होकर थोड़ा सा चेंज होकर के अलग फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए आज हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से कवर करेंगे। क्लास के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको पता है क्लास के एंड में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं। तो जो लास्ट तक बना रहेगा उसी की डेली प्रैक्टिस हो रही है, तो लास्ट तक बने रहेगा। बीच में स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, या कहूँ ज़रूरत भी मत करिएगा। ठीक है, पहला आर्टिकल हमारा, आपको पता है अभी बिहार और आंध्र प्रदेश कितना ज़्यादा चर्चा में है, तो बिहार का टॉपिक है हमारा। पहला वाला आर्टिकल बिहार से रिलेटेड है। आपको पता है रामसर साइट्स क्या होते हैं, ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जिनको हम क्या है संरक्षित करना चाहते हैं। उनकी एक अलग से सूची है, रामसर सूची है, वहाँ पे हम उनको डालते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमारे यहाँ पे टोटल 80 रामसर साइट्स थी जिनको वहाँ पे सूचित किया, मतलब नामित किया गया था। अभी 2 और ऐड हुई हैं, तो 2 नई कौन सी ऐड हुई हैं इनके बारे में देखेंगे। लोकेशन क्या है इनके, इसके बारे में देखेंगे। तो हमारा है यहाँ पे बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर सूची में जोड़ा गया है। तो जिनको डाला गया है वो एक तरीके से क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत ने बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्यों नागी और कटकी, नाम क्या है इनका, नागी, और दूसरा जो है, दूसरा है कटकी। याद रखिएगा, दोनों ही कहाँ पे है, बिहार में है। रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया है। फिर लिखा है जिससे कुल संख्या जो है अब 82 हो गई है। आपको पता टोटल हमारे यहाँ पहले 80 साइट्स थी, अब 2 ऐड हो गई, तो कितने हो गए हमारे यहाँ पे 82 टोटल रामसर साइट्स हैं। कई बार क्वेश्चन जो है आपके जो वनडे एग्जाम्स होते हैं या छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें हमसे पूछ लेता है कि हमारे भारत में या इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं, तो कितने हैं, 82 हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट, सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर हैं, मतलब किस स्टेट में हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि दोनों मानव निर्मित जलाशयों से जलाशय जो बिहार के जमुई जिले में है, जमुई जिले के झाझा वन के क्षेत्र में स्थित है। जिला कौन सा है बिहार का, जमुई जिला है। और किस वन में या किस जंगल में स्थित है, यहाँ पे झाझा वन करके एक वहाँ पे देखने को मिलेगा। को विश्व पर्यावरण दिवस के हिस्से के रूप में 5 जून को रामसर साइट में जोड़ा गया है। आपको पता है हर साल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि 5 जून को हम मनाते हैं ताकि लोगों को जागरूक कर पाएँ कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर
पर्यावरण ढंग से नहीं रहेगा, उसको हम अफेक्ट करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो इनडायरेक्टली हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी देख रखा है कि जो चीज़ें हम भुगत रहे हैं, जो गर्मी हो, बारिश हो, बाढ़ हो, सूखा हो, जिन भी सब प्राकृतिक समस्याओं का, प्राकृतिक आपदाओं को हम झेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का ही रिजल्ट है अपने आप में। तो हमें क्या करना है, प्रकृति को संरक्षित करना है, पर्यावरण को हमें सुव्यवस्थित रखना है, सुरक्षित रखना है, साफ सुथरा रखना है, चाहे वो वायु हो या कुछ और हो, सबको हमें कोशिश करनी है कि वहाँ पे कम से कम पॉल्यूशन फैलाया जाए। आपको पता है प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार चर्चा की है कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है कितनी बड़ी समस्या बनती जा रही है। जब स्टार्टिंग में प्लास्टिक का एक तरीके से इनोवेशन हुआ था तो लोग बहुत, मतलब इंसान बहुत खुश था कि वाह क्या बढ़िया चीज़ बनाई है, धूप में भी ख़राब नहीं होती, पानी में भी ख़राब नहीं होती है, बढ़िया सामान लेकर के चले जाओ, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, कहीं भी पॉकेट में रख लो। उनको लगा बहुत कन्वीनियंट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है हमारे लिए। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन। उसका निपटान हम कर नहीं पा रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सोलर पैनल्स के बारे में कि सोलर पैनल्स का जब हमने क्या किया, इनोवेशन किया, तो हमें लगा ठीक है भाई, सूरज की रोशनी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। अच्छा है, मतलब फ्री का एक तरीके से सब चीज़ें मिल रही हैं हमें, बस हमें पैनल लगाना। उसके बाद सूरज की रोशनी तो हमारी पृथ्वी पर, मतलब ज़्यादातर पोर्शन पर तो अवेलेबल ही है, बस आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ दीजिए, बाकी सारी कंट्रीज़ है वहाँ पर तो आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। इंडिया में भी अच्छी खासी धूप मिलती है, तो हमें लगा यार ऑल ओवर वर्ल्ड को लगा कि बढ़िया है। लेकिन उसमें भी समस्या देखने को मिल रही है कि सोलर पैनल्स जो लगाए जाते हैं वो ख़राब हो रहे हैं, और वो ख़राब होकर के एक तरीके से पूरे जिस एरिया में भी मतलब मान लीजिए 2 एकड़ में, 3 एकड़ में, 4 एकड़ में कहीं पर भी लगाया गया पूरा सेटअप, वो ज़मीन भी ख़राब हो गई है, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे पोल्यूशन भी फैल रहा है। क्योंकि जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी मृदा को, हमारे पर्यावरण को, सबको प्रदूषित कर रही हैं। तो समस्याएं कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट को लेकर चलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि समस्याओं का निपटान करें, ना कि समस्याओं को बढ़ाएं। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, हम जिन मतलब 2 पक्षी अभयारण्यों की बात कर रहे हैं बिहार में, जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, तो लिखा है नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य के बारे में अगर देखें तो बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने कहा है कि ये 2 नए आर्द्रभूमि झाझा वन के क्षेत्र के जमुई में स्थित मानव निर्मित जलाशय हैं। तो पहली बात तो जो इम्पोर्टेंट है कि ये प्राकृतिक रूप से निर्मित नहीं है, इनको मानव ने बनाया है, इसलिए मानव निर्मित जलाशय हैं। और क्या है, शुष्क पर्णपाती वन है जो पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। नकटी पक्षी अभयारण्य का अगर इतिहास देखें कि कहाँ चीज़ें कैसी रही हैं, ऐसा तो है नहीं। देखिए इतिहास इसका क्यों है, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित है। नॉर्मली अगर नेचुरली बनी होती तो कोई उसका इतिहास नहीं होता है, क्योंकि हम आए हैं उससे पहले से ही अवेलेबल है। अगर हम बोले कि प्रशांत महासागर का कोई इतिहास है तो इतिहास नहीं होगा, क्योंकि हमारे आने से पहले ही अवेलेबल था वो। ठीक है, नकटी पक्षी अभयारण्य को मुख्य रूप से सिंचाई के लिए नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से विकसित किया गया था। एक बांध है, वहाँ से बनाया गया था ताकि हम सिंचाई कर पाएँ। बांध के निर्माण के बाद से आर्द्रभूमि और इसके आसपास का क्षेत्र 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों, जलीय पौधों, सरीसृपों और उभयचरों के लिए आवास प्रदान करता है। इस एरिया में लगभग 150 अलग अलग तरीके की प्रजातियां हैं जो यहाँ पर रहती हैं। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल एक तरीके से एनवायरनमेंट अपना प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। इसमें वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हैं। ऐसी कुछ प्रजातियां शामिल हैं जो ग्लोबली क्या है, संकटग्रस्त हैं, जिनके खत्म होने की संभावनाएं हैं। जिसमें है संकटग्रस्त भारतीय हाथी, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस और असुरक्षित देसी कैटफिश वलेगो अडू। ये 2 चीज़ें हैं जो कि क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं वैश्विक रूप से, ना कि सिर्फ इंडियन मतलब डोमेस्टिकली नहीं है, इंटरनेशनली ये वैश्विक रूप से क्या है, संकटग्रस्त है। 2 है, नाम क्या है, एक भारतीय हाथी, ठीक है, दूसरा है देसी कैटफिश। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे लिखा है, रामसर साइट्स के बारे में आपको पता है, ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा होगा आपने। रामसर साइट्स में यहाँ पे ईरान में कन्वेंशन हुआ था, वहाँ के बाद कंटिन्यूअसली चीज़ें चल रही। तो लिखा हुआ है रामसर साइट एक आर्द्रभूमि स्थल है। आर्द्रभूमि का मतलब समझते हो, दलदली भूमि जो हमेशा पानी से भरी रहती है। दलदल होता है, पानी पूरा भरा रहता है, उसमें नीचे मिट्टी होती है, कीचड़ होता है, और वहाँ पे अच्छा खासा इन्वायरमेंट मिलता है। और जैसे बहुत अगर ना जैसे किसी भी आर्द्रभूमि वाले एरिया से गुजरेंगे ना, आपको बहुत ठंडक महसूस होगी। तो आपको फील होगा कि इन्वायरमेंट जो है हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जिस एरिया में भी ऐसी चीज़ें होती है ना, वहाँ पे आपको ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी ही नहीं। वहाँ मतलब प्रकृति इतनी स्ट्रांग है कि आपने जो भी समस्याएं क्रिएट की हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, आपको देखने को नहीं मिलेंगी।
जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है, जिसे द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को के तत्वाधान में रामसर ईरान में हस्ताक्षरित किए गए थे। तो इसको स्टार्ट कब किया गया था? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में स्टार्ट किया गया था। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? रामसर साइट्स, यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये भी याद रखिएगा, ये हमारी होगी चीज़ें इसके बारे में। अभी देखिए ये आर्टिकल जो है, ये जो चीज़ें हैं बहुत चर्चा में बनी हुई हैं। मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको है इन 2 व्यक्तियों का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। गठबंधन की सरकार बनने वाली है, अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार इनकी नहीं बन पाएगी, कांग्रेस की बन सकती है। अगर ये दोनों व्यक्ति उधर चले गए तो सरकार उनकी बनेगी। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब ये सपोर्ट करेंगे, जैसे क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी कल पढ़ाया था कि ये व्यक्ति जो है आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश को जो है स्पेशल स्टेट का दर्जा मांग रहे थे। ये जो है बिहार के लिए स्पेशल स्टेट का दर्जा मांग रहे थे, पहले मना कर दिया गया था, ठीक है। दूसरा जो बिहार को लेकर के वहाँ पे क्या करा, जाति को लेकर के वहाँ पे जनगणना कराई जा रही है। मतलब क्या, देखिए नेशनली, मतलब हमारी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कराई जा रही है, राष्ट्रीय स्तर पर कराना इन चीज़ों को मना किया गया है। क्योंकि क्या है, जातियों के बारे में पता चलता है कि कौन सी जाति कहाँ पे कितनी है। थोड़ी क्या है, मतलब हम जो सेकुलरिज्म को लेकर चलते हैं, इक्वलिटी को लेकर चलते हैं, थोड़ा भेदभाव बढ़ सकता है उन जगहों पर, इसलिए ये चीज़ें नहीं हो रही है। लेकिन क्या है, अगर कोई राज्य अपने यहाँ पे जातिगत जनगणना कराना चाहता है तो वो करा सकता है, उसको इस चीज़ की परमिशन है। लेकिन क्या है, इनको मना किया गया, बिहार राज्य को मना कर दिया गया जब ये कराना चाह रहे थे। अभी फिलहाल कुछ चीज़ें कुछ हद तक करा दिया गया है। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक तो स्पेशल स्टेट का दर्जा मांगा जा रहा था इनके द्वारा, दूसरा क्या है, जातिगत जनगणना जो कराई जा रही थी। तो अगर ये समर्थन करते हैं तो इनसे है डेफिनेटली इन चीज़ों की डिमांड की जाएगी। साथ में क्या है, अभी आज के आर्टिकल में था कि इन 2 व्यक्तियों के द्वारा या जो भी समर्थन किया जा रहा है पार्टियों के द्वारा, वो अच्छे खासे मंत्रालय मांग रहे हैं। वित्त मंत्रालय हो गया, और मतलब ऐसे ऐसे मंत्रालय मांगे जा रहे हैं इनके द्वारा जहाँ पे फाइनेंसिंग या बजटिंग बहुत अच्छी खासी होती है, जहाँ पे जो मजबूत हमारे मंत्रालय होते हैं वो सारे मंत्रालय जो है इनके द्वारा मांगे जा रहे हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि गठबंधन की सरकार बन भी जाएगी ना तो मैक्सिमम 6 महीने चलेगी। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, जो लोग बोल रहे हैं वो भी शायद श्योर नहीं होंगे, लेकिन बोला यही जा रहा है कि ये गठबंधन की सरकार जो है हो सकता है मैक्सिमम 6 महीने तक चले। उसके बाद ना अगर चीज़ें इनकी, अभी तो क्या है, मोदी जी मान रहे हैं क्योंकि इनको प्रधानमंत्री बनना है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, मेरे कोई इसमें थॉट्स नहीं है। तो बोले कि अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है तो इसलिए अभी सपोर्ट मांग रहे हैं। जब ये बन जाएंगे तो इनके बातों को मानने से इनकार कर दिया अगर इनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया तो ये अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी वो होगा दल बदल। दल बदल के बारे में पढ़ा है आपने? दल बदल के बारे में पढ़ा होगा, 10वीं सूची में रखा गया है इसको, शायद 1985 में रखा गया था। संविधान संशोधन कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, यहाँ पे इसको एक बार चेक करिएगा क्रॉस चेक, ठीक है। 1985 में 10वीं सूची बनाई गई थी, अनुसूची बनाई गई थी, जिसमें दल बदल विरोधी कानून रखे गए थे। मतलब क्या है, इसके पहले हो ही रहा था, कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे जा रहा है, कभी वहाँ पे जा रहा है, मतलब कूद रहा है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। इसकी वजह से क्या है, शासन जो चलाना होता है, गवर्नमेंट चलाने, तो उसमें स्टेबिलिटी, स्थायित्व तो नहीं आ पा रहा था। तो इस स्थायित्व को बनाए रखने के लिए ये किया गया कि भाई हमें कोई ऐसे कानून बनाने होंगे जिससे जो व्यक्ति यहाँ वहाँ कूद रहा है उसको हम क्या करें, उसको दंडित कर दें। तो अगर कोई चाहे वो मतलब MP हो, MLA हो, या मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है जो यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने में सपोर्ट कर रहा है, पार्ट है उसका, वो अगर एक व्यक्ति कोई स्वेच्छा से मतलब छोड़ के पद जाता है अपना दूसरी पार्टी में, तो उसको क्या है, दंडित किया जाएगा। लेकिन क्या है, अलग अलग धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो हुआ। पहले था कि कोई जाएगा तो उसको दंडित किया जाएगा, लेकिन लोगों ने बोला कि हो सकता है कि मान लीजिए ये सपोर्ट कर रहे हैं, 20 सीटें दे रहे हैं ये, मान लीजिए, ठीक है, 20 सीटें अगर दे रहे हैं और इनमें से अगर 10 लोग जाना चाहें तो 10 लोग ना जाना चाहें तो वहाँ पे क्या होगा। तो पहले ये लिमिट लगाई गई थी कि 1/3, अगर जिस पार्टी के भी मतलब किसी दल के 1/3 मेंबर्स जो है दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वहाँ पे उसको दल बदल विरोधी कानून के तहत वहाँ पर दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लगा कि भाई 1/3 तो बहुत कम है, ये तो कभी भी पॉसिबल हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाते हैं, स्टेबिलिटी और लानी है। फिर क्या किया गया,
फिर 2/3 किया गया। तो अभी क्या फिलहाल में ये है कि कोई भी मान लीजिए इनकी पार्टी से जो है टोटल मिला के 12 लोग हैं, अगर 12 का जो है 2/3 8 लोग, अगर 8 लोग जो हैं ये जो इनको समर्थन दे रहे हैं वो समर्थन हटा करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वो यहाँ पे दल बदल विरोधी कानून के तहत नहीं लागू होगा। वहाँ पे स्वेच्छा से क्या कर रहे हैं, अपना समर्थन जो है नहीं वापस ले रहे हैं, दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसको वहाँ पे माना नहीं जाएगा। बाकी अगर 1-2 व्यक्ति 3-4 व्यक्ति अगर इससे कम कितने भी व्यक्ति अगर जाते हैं तो वहाँ पर उनको क्या किया, दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आगे ना ऐसी समस्या देखने को मिलेंगी आपको कि कभी इस पार्टी में कूद रहे हैं, कभी उस पार्टी में कूद रहे हैं। तो स्थायित्व जो है, जो लोकतंत्र की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्थायित्व। अगर किसी भी गवर्नमेंट में आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको स्थायी गवर्नमेंट चाहिए। अगर यहाँ वहाँ जो है स्थायित्व नहीं है कि अपना बहुमति साबित कर रहे हैं, कभी कोई व्यक्ति यहाँ जा रहा है, कभी कोई व्यक्ति वहाँ जा रहा है, तो काम कब करेंगे? जब उसी में बिजी रहेंगे तो नीतियाँ कब बनाएंगे, लागू कब करेंगे, डेवलपमेंट कब करेंगे, चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो अब देखते हो आगे क्या होता है। बाकी इसके बाद अगर कोई आर्टिकल आता है ऐसा तो हम उसको और भी अच्छे से कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है मॉब लिंचिंग के बारे में। मॉब लिंचिंग पता होगा आपको, भीड़ के द्वारा जो है किसी व्यक्ति की हत्या करना, मतलब किसी व्यक्ति ने किसी को मारा, या मान लीजिए किसी लड़की का किसी व्यक्ति ने रेप कर दिया, तो क्या है वो जो है जज तक व्यक्ति को पहुंचने ही नहीं देना चाहते। पुलिस की हिरासत में लेने से पहले उसको वहाँ पे पीट के मार डालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी लड़की का किसी बच्ची का रेप किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति जिसने रेप किया था वो वहाँ से चला गया और व्यक्ति तो कोई दूसरा बाई चांस वहाँ पे आपको दिख जाए, मतलब भीड़ को कोई दूसरा व्यक्ति दिख गया जिसने कि कुछ किया भी नहीं था, तो कई बार जो है मतलब जो भी बेचारे मासूम लोग होते हैं, निर्दोष लोग होते हैं, उनको भी वहाँ पे भीड़ के द्वारा मारा जाता है या उनकी हत्या की जाती है। और आपने कई बार देखा होगा कि भूत प्रेत वगैरह बोल करके महिलाओं को भी प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं को भी मारा गया है कई बार। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर के समस्या उत्पन्न हो रही है। जब आप IAS या IPS बनेंगे, तो IAS अधिकारी जब बनेंगे तो आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा कि जब मॉब मतलब कहीं भीड़ इकट्ठा हो तो आपको क्या फुल सिक्योरिटी के साथ जाना है और भीड़ के बीच में जाकर बात नहीं करनी, क्योंकि आपको नहीं पता है वहाँ पे कौन से कैसे लोग हैं। 100 लोगों में से अगर 10 लोग भी एग्रेशन दिखाते हैं तो बाकी जो है 90 लोग जो आपको उसका सपोर्ट करते दिखाई देंगे। और कई बार ऐसे हादसे हुए भी है तो आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पे मॉब लिंचिंग के बारे में है। 2 कैटल ट्रांसपोर्टर्स लिंच्ड इन छत्तीसगढ़। कैटल ट्रांसपोर्ट समझ रहे हैं, मतलब गाय वगैरह का यहाँ से वहाँ ले जा रहे होंगे, तो क्या है वहाँ पे ले जाए तो उनको पकड़ के पीट के मार दिया गया। देखिए यही लिखा हुआ है, 2 cattle transport lynched in the Chhattisgarh. 2 cattle transporters were killed and another was injured after allegedly being attacked by a mob at Atharang near the छत्तीसगढ़ कैपिटल ऑफ रायपुर इन द early hours of the फ्राइडे को यहाँ पे चीज़ देखने को मिली है। द डिसीज्ड वर आइडेंटिफाइड एट गुड्डू खान, मतलब 2 व्यक्ति हैं जो मुस्लिम हैं और मुस्लिम है व्यक्ति गाय को यहाँ से वहाँ ले जा रहे होंगे। आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे, तो लोग पकड़ के उनको पीट के मार देते हैं। ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो बोला जा रहा है कि भाई अगर भीड़ ही सारा यहाँ पे सब कुछ समाधान कर देगी, भीड़ ही फैसला सुना देगी, भीड़ ही सब कुछ डिसाइड करेगी, तो हमारी जो जज वगैरह बैठे हैं, जो हमारा कोर्ट वाला सिस्टम है, हमारा न्यायालय है, वो क्या करेगा? सब आपका मतलब आधा काम तो पुलिस कर देती है और आधा काम भीड़ कर देगी, तो न्यायालय को बनाया क्यों गया है? तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए चीज़ें अलग अलग से चल रही हैं। तो यहाँ पे यही आर्टिकल है। देखिए, अगर बात करें मॉब लिंचिंग क्या है, मॉब लिंचिंग इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ टारगेटेड वायलेंस बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। किसी एक व्यक्ति का तो कोई चेहरा होता है, लेकिन भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। 100 व्यक्ति हैं, आप उसमें से किसको पकड़ के लेकर आएंगे कि इसने व्यक्ति ने मारा है? 100 पूरे शामिल थे, नहीं शामिल थे, डोंट नो। भीड़ में लोग क्या करते हैं? भीड़ में मारते इसलिए उनको पता है कि भीड़ में मारेंगे, किसी के नाम FIR नहीं होगी, कोई वहाँ पे गिरफ्तार नहीं हो, क्योंकि भीड़ का कोई भी चेहरा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही वायलेंस किया जाता है एक ग्रुप के द्वारा। द वायलेंस इज टेंट माउंट या बराबर होता है टू ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और प्रॉपर्टी बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। इसको ऑफेंस ही माना गया है, मतलब अगर वायलेंस आप कर रहे हो भीड़ के द्वारा भी किया जाए तो अपने आप में चीज़ें गलत हैं। द मॉब बिलीव्स दैट दे आर पनिशिंग द विक्टिम फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। जो भीड़ होती है उसका ये मानना होता है, वो मान के चलते हैं कि जिसको हम मार रहे हैं ये दोषी है, इसने ये काम किया, ये चीज़ गलत है। ऐसे कैटल्स गाय वगैरह को ले जा रहे थे, जो भी मुस्लिम 2 लोग थे उनको मारा गया वहाँ पे। तो जो भीड़ थी उसने ये मान लिया था कि ये जो व्यक्ति हैं ये 2
दो व्यक्ति जो हैं इनको मारना हमारा अधिकार है क्योंकि ये गलत काम कर रहे थे। जैसे अभी किसी, मैंने आपको एग्जांपल लिया, किसी लड़की कोई रेप करके आया तो उनको नहीं पता है कि यही है कि कोई और है, बस उन्होंने अजेंशंस लगाए कि ये व्यक्ति यहाँ से आ रहा है और वहाँ से ऐसी चीज़ें सामने आ रही है तो इसको मारो, ये गलत है। ठीक है, जो भीड़ सोचती है उसी के हिसाब से चीज़ें करती है। ठीक है, दे टेक द लॉ इन दियर ऑन हैंड्स, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। टू पनिश द परपोर्टेड अक्यूज विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स, कोई रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, जो मन करता है जिसको जैसे मानना होता है मान लेते हैं। अब देखने को ये मिला समस्या क्या है, मॉब लिंचिंग आखिर होती क्यों है। सबसे बड़ा रीज़न है इनटॉलरेंस, जो भीड़ होती है उसके अंदर जो है सहन शक्ति वो बहुत कम होती है, जरा सी बात पे जो है भीड़ भड़क जाती है, वहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर देती है। दूसरा है biases based on various identities like caste, class, religion, etc. Mob lynching is a hate crime that is rising due to the biases of prejudices among various castes। मतलब एक तरीके से बोल रहा है, biases का मतलब एक तरीके से ये है कि अलग अलग कास्ट को लेकर, अलग अलग धर्म को लेकर के, अलग अलग मान्यताओं को लेकर के यहाँ पे आपको लोग जो हैं अडिग दिखाई देते हैं। मतलब जिनकी मेंटालिटी जो है बहुत ज़्यादा रिजिड है, वो अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम देखते हैं, जैसे मान लीजिए दो मुस्लिम थे वहाँ पे कैटल्स को ले जा रहे थे, तो वो चाहते तो नॉर्मली जो है पुलिस के हवाले कर सकते थे, लेकिन जो है वो जो कैटल्स ले जाए थे वो मुस्लिम थे, जिन्होंने मारा वो हिंदू थे, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला रीजन चला था। ठीक है, राइज ऑफ काउ विजिलेंट, यहाँ पे काउ विजिलेंट चला गया। इट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल रीजन दैट एग्रीगेट द ग्रोइंग राइज इन मॉब लिंचिंग एक्टिविटीज़। सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो गाय को लेकर ही हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा लोग इस चीज़ को लेकर कई बार बोलते हैं कि भाई विकास जो है, डेवलपमेंट जो हमारे कंट्री में है वो गाय गोबर को लेकर नहीं हो सकता है। इन मुद्दों को आप कितना भी उठा लीजिए, इन चीज़ों को लेकर के आप विकास नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोग समझते ही नहीं हैं। यहाँ पे लैक ऑफ स्पीडी जस्टिस, एक रीज़न ये भी है कि लोगों को पता है कि इस व्यक्ति ने किसी का मतलब रेप किया है, किसी का कत्ल किया है, कुछ भी गलत काम किया है, लेकिन ये क्या है, जज के पास जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, क्या पता बाद में छूट के बाहर भी आ जाए, तो क्या करते हैं, इसको मामला यहीं ख़त्म कर देते हैं, हम ही न्याय कर देंगे, इसको हम ही पीट देंगे, बराबर कर देंगे, मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, जो है सब मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा। तो क्या है, लोगों के अंदर पेशेंस वैसे भी नहीं है और उनको पता है कि इस व्यक्ति ने गलत किया है और इसको हम अगर छोड़ देंगे, जाने देंगे तो कोर्ट का सही चक्कर लगाता रहेगा, 2-4 साल में पता चले कि बाहर आ जाए या जाए ही ना। अगर अच्छा खासा बैकग्राउंड व्यक्ति का है तो पता चले बच जाए वो, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। Inefficient working on justice rendering authorities is the primary reason why people take law into their own hands and have no fear of the consequences। उनको पता है कि बहुत टाइम लगेगा न्याय होने में, इसलिए वो अपने हाथ में कानून ले लेते हैं। द इनएफिशिएंसी ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस भी ढंग से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं हम खुद ही यहाँ पे न्याय कर देते हैं। ठीक है, इससे अगर बात करके रिलेटेड इश्यूज़ कौन कौन से हैं, मतलब किन किन चीज़ों का खंडन हो रहा है, किन किन अधिकारों का यहाँ पे हनन किया जा रहा है लोगों के। अब ऐसी चीज़ें हो रही हैं जब बोला जा रहा है कि इलीगल है, वायलेंस है, कोर्ट मना कर रहा है, पुलिस मना कर रही है, सबके द्वारा मना किया जा रहा है, फिर भी चीज़ें हो रही है, इसका मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे है लिखा है मॉब लिंचिंग इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, लोगों की डिग्निटी का अधिकार छीनता है ये। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बताता है ग्रॉस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के बारे में यहाँ पे हमारा आर्टिकल 21 बताता है। और एक तरीके से क्या है, मतलब सबका एक अधिकार है, मतलब कि देखिए गलत तो है, अगर आप कोई व्यक्ति किसी का रेप कर रहा है, गाय को यहाँ से वहाँ ले जा रहा है काटने के लिए, जो भी चीज़ को ले जा रहा हो, तो वो चीज़ें गलत हैं। लेकिन क्या है, हम सबके व्यक्तियों का एक अधिकार है कि वो अपने लिए वकील कर सकता है, कोर्ट कर सकता है, लड़ सकता है अपने लिए, उन अधिकारों को हम यहाँ पे छीन लेते हैं। ठीक है, सच इंसिडेंट वायलेट्स द राइट टू इक्वालिटी एंड प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच आर इंश्रिंड इन द आर्टिकल 14 and 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इक्वालिटी का राइट जो होता है, बराबरी का जो राइट होता है, वो आप यहाँ पे छीन लेते हो। ठीक है, इक्वालिटी का राइट, डिस्क्रिमिनेशन करते हो आप। हिंदू वाली भीड़ थी, उसने मुस्लिम व्यक्ति को मार दिया, कल को मुस्लिम भीड़ इकट्ठा होकर हिंदू को मार देगी, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, आपने उसकी बात सुनी नहीं, समझी नहीं, आपने उस व्यक्ति को वहाँ पे मार दिया। ठीक है, हाउएवर इट इज़ नाउ वेयर मेंशन्ड इन द लॉ ऑफ द लैंड इज हैंस सिंपली पुट एज मर्डर सिंस इट हैज़ नॉट बीन येट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन पिनल कोड। तो ऐसा कुछ होता है तो उसको मर्डर ही माना जाता है, मतलब भीड़ के द्वारा जो हत्या की जाती है उसको एक तरीके से मर्डर की श्रेणी में ही डाला गया है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे इंडियन पिनल कोड में कोई चीज़ें नई ऐड नहीं हुई हैं। मतलब पहले होती रही है, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी।
अब हैं जो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं आपको, लेकिन हमारे जो IPC है वहाँ पे अभी चीज़ें कुछ इस तरीके से ज़्यादा नहीं लिखी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए टास्क फोर्स बनाने की बात की जा रही है कि आप स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए, विक्टिम्स को कंपनसेशन के लिए स्कीम वगैरह स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे स्कीम से स्टार्ट की गई, देखिए लिखा है डायरेक्शंस वर आल्सो इश्यूज टू सेट अप विक्टिम्स कंपनसेशन स्कीम फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स। अगर कोई है जो किसी भी घटना का शिकार हुआ है तो उसको वहाँ पे विक्टिम्स को कंपनसेशन दिया जा रहा है, रिहेबिलिटेशन भी दिया जा रहा है। ये स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। ठीक है, अ ईयर लेटर इन जुलाई 2019 द सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू द सेंटर एंड द सेवरल स्टेट आस्किंग देम टू सबमिट द स्टेप्स टेकन बाय देम टुवर्ड्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था स्टेट से, सेंटर से कि आपने जो ये स्कीम निकाली है ये इम्प्लीमेंट कहाँ की है, कितने हद तक की है, आप कितना सक्सेसफुल हुए हो नहीं हुए हो, इस चीज़ की वहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई थी। एज ऑफ नाउ ओनली 3 स्टेट्स मणिपुर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान हैव इनेक्टेड लॉ अगेंस्ट मॉब लिंचिंग। सिर्फ अभी तक हमारे यहाँ पर 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून या नियम बनाए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है मणिपुर, मणिपुर वाला किस्सा आपको याद ही होगा वहाँ पे क्या हुआ था। दूसरा है वेस्ट बंगाल और तीसरा है राजस्थान। इन 3 जगहों पे आपको रूल्स दिखेंगे, बाकी और हमारे किसी भी स्टेट में नहीं है। द झारखंड असेंबली हैज पास्ड प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021। 2021 में जो है यहाँ पे असेंबली के द्वारा पास किया गया है झारखंड में भी, लेकिन अभी जो है इनएक्टिव मतलब एक्टिवली जो है जिनको रूल्स को लागू कर दिया गया है मणिपुर में है, वेस्ट बंगाल में और राजस्थान में है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट का थोड़ा यूनिक आर्टिकल है। शायद कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, कुछ ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ये है नाट प्रथा। सुना है आपने क्या होती है नाट प्रथा? डांस वांस का कुछ नहीं है यहाँ पे भाई, तुमको लगे तो आप लोगों को लगे कि भाई डांस का बताए, डांस का नहीं है यहाँ पे। महिलाओं को, लड़कियों को बेचा जा रहा है यहाँ पे। देखिए अपने परिवार के, आपके पिता, आपके माता यहाँ पे अपने बच्चों को, लड़कियों को बेच रही हैं, उसको यहाँ पे देखो लिखा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को नोटिस जारी किया है 2020 के एक मामले का अनुसरण करता, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को 2.5 लाख में बेच दिया और बाद में उसकी मौत की सूचना मिलने पर उन्होंने आयोग में शिकायत दर्ज की। मौत की सूचना मिली नहीं थी, इन्होंने खुद ही मारा था। मतलब क्या था, देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब एक पिता है, उसने अपनी बेटी को 2.5 लाख में यहाँ पे बेच दिया। जो व्यक्ति था वो पैसे नहीं दे पा रहा था, मतलब जिसे शादी हुई थी वो पैसे नहीं दे पा रहा था, ये अपनी बेटी को वापस ले आए और इन्होंने 30-40 हज़ार रुपये में दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। मतलब बेरोजगारी के हद देख रहे हो क्या? मतलब एक तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं जैसे उनको बेचा जाता है, खरीद होती है वहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे अपने पिता के द्वारा किया जा रहा है। जब यहाँ पे इन्होंने 30,000 रुपये में किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, तो लेकिन ये लड़की थी, ये जो है जिनसे पहले विवाहिता थी, वो उनके साथ ही रहना चाहती, तो यहाँ से भाग गई वो और उसके साथ रहने लग गई। बाद में पिता ने क्या कि जैसे तैसे बुलाया, जो भी किया, उसके बाद जहर देकर के उसको मार दिया और शिकायत कर दी कि मेरी बेटी जो है उसका अपहरण हो गया है और शायद वो मर भी गई है। मतलब खुद ने ही की थी चीज़ें। और बाद में क्या हुआ, तो आजकल ज़माना इतना ख़राब हो गया है भाई, मतलब आप अपने दोस्तों पे भरोसा करते हो, लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे इतना भरोसा करते हैं, आजकल अपने पिता पे भरोसा करने लायक नहीं। मतलब सबके पिता ऐसे नहीं होते, लेकिन एग्जाम्पल्स देख रहे हो, ज़माना इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि लोग जो है अपने ब्लड रिलेशंस को भी वहाँ पर मान्यता नहीं दे रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते दिखाई देते हैं। ठीक है, इस मामले में आयोग के निर्देश का एक नाबालिग लड़की के पिता द्वारा 15 जुलाई 2020 को एक शिकायत में हस्तक्षेप के बाद आए, जिसमें दावा किया गया था कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सलामगढ़ इलाके से बच्ची का कथित तौर पर अपहरण किया। मतलब इन्होंने बोला, इनके पिता ने यहाँ पे ये लिखवाया था कि इनका अपहरण किया गया है, लेकिन स्टोरी आपको बता दी मैंने। इन्होंने पहले बेचा था उसको, उसके साथ रह रही थी, 2.5 लाख में बेच दिया था। यहाँ पे देखिए परिवार द्वारा हस्ताक्षरित और 11 जुलाई 2019 को ग्रामीणों द्वारा देखे गए नाट प्रथा सौदे के हिस्से के रूप में। जब बाद में चीज़ें खुलकर आई तो वहाँ पे पता चला कि हाँ पैसे दिए गए थे, पहले दिए गए थे 60,000 रुपये का भुगतान जो है शेष था, बाकी बाद में दिया जाना था। लेकिन क्या हो गया, इसके पिताजी जो है रुष्ट हो गए, उन्होंने बोला, उनको लगा कि पैसे नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे 32,000 रुपये में किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसकी नाटा तय की। नाटा तय की मतलब क्या होता है, नाटा यही है कि अपनी लड़की को वहाँ पे बेच रहे हैं, पैसे के लिए बेच रहे हैं। तो यही प्रथा है जो यहाँ पे अलग अलग कुछ स्टेट्स में देखने को मिल रही है। लड़की ने आपत्ति जताई थी कि भाई मुझे पहले वाले जिसके साथ आपने मुझे पहले विवाह करके भेजा था, मुझे उसके साथ रहना है, लेकिन पिताजी को तो पैसे दिख रहे थे तो वो वापस लेकर के दूसरे के पास भेज रहे थे।
फिर क्या है, रिसर्च विंग ने पाया कि नाट प्रथा के वेश्यावृत्ति के आधुनिक रूप के साथ तुलनीय है। मतलब बोला जा रहा है कि जो प्रथा आपने बना रखी है ना, एक तरीके से आप रीति रिवाज समझ रहे हो उसको कि रीति रिवाज है ये। जैसे आप बोलते हो ना कि दहेज लेते हैं लड़के वाले, यहाँ पर देखिए दहेज क्या है, दहेज तो क्या है, इसको बेचना ही बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि लड़का जो है 5 करोड़ में बिक गया, 10 करोड़ में बिक गया, लड़की वाले खरीद के ही तो लाते हैं ना उनको। एक तरीके से दहेज मतलब है कि आपके लड़के को खरीद रहे हैं वो। तो यहाँ पे क्या है, लड़कियों को खरीदा जा रहा है। तो इसको बोला है कि वैश्यावृत्ति के आधुनिक रूपों के रूप में इसको देखा जा रहा है कि जैसे वैश्यावृत्ति होती है उसी का एक उदाहरण जैसे मान सकते हैं। और यहाँ पे सबसे शर्मनाक बात यह है कि अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही ये नाट प्रथा जो है कराई जाती है, माता या पिता के द्वारा ही ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, समिति ने सुझाव दिया है कि कानून बनाने के अलावा महिलाओं को नट प्रथा के मजबूर करने में शामिल व्यक्तियों पर मानव तस्करी से संबंधित कानूनों के तहत और नाबालिग लड़कियों को पॉक्सो अधिनियम के संबंधित प्रावधान के तहत बेचने के मुकदमे चलाए जाएंगे। अगर कोई अब ऐसा जो है मतलब एक तरह सुझाव दिया गया कि अगर आप इसको कम करना चाहते हो, इसको कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे करिए कि जो महिलाओं को वहाँ पे बेचा जा रहा है तो वहाँ पे एक तरीके से कानून जो अलग अलग है, मानव तस्करी वाला कानून है वहाँ पे लगाइए उन पर, या फिर जो नाबालिग लड़कियों को बेचा है तो वहाँ पे पॉक्सो अधिनियम लगाइए, ताकि लोग थोड़ा डरे कि भाई अगर ऐसा हम करेंगे तो हम पे जो है ये केस हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, हमको जेल जाना पड़ेगा। तो शायद चीज़ें आपको थोड़ी कंट्रोल होती नज़र आएंगी। अगर ढंग से इम्प्लीमेंटेशन किया गया तो चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था आपका नाट प्रथा, समझ में आ गया आपको। अगर हम बात करें NHRC के बारे में, अब इन्होंने ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हमारा है मानव अधिकारों की बात करता है, तो कब क्या बनाया गया है, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संक्षिप्त रूप से NHRC 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक निकाय है। इसमें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया है। ये सारी चीज़ें हैं जो भी मतलब कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जिसमें कि शामिल हैं संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा से संबंधित अधिकारों या अंतर्राष्ट्रीय बचाव में सन्निहित और भारत में अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय के रूप में परिभाषित किया गया। तो जो भी अधिकार जो लोगों को दिए गए हैं, एक नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल ह्यूमन के जो भी अधिकार होते हैं, अगर उनका कहीं पर भी हनन होता है तो आप NHRC के पास जा सकते हो। कई बार जो है NHRC खुद ही इनिशिएटिव लेता है कि यहाँ पर इस जगह पर जो है महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ या किसी व्यक्ति के साथ भी यहाँ पे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो यहाँ पे खुद ही एक्टिवली काम करता है वो। ठीक है, तो कब से कब बनाया गया ये समझ में आ गया आपको। ये देखिए स्टैटिक जी की बात करें, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। एक वैधानिक निकाय है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हमारा है वैधानिक निकाय है, और कानूनी मतलब अलग अलग बहुत स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है एक वैधानिक निकाय है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। पोक्सो अधिनियम हो गया जो बच्चों से रिलेटेड होता है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करता है, 2012 में बनाया गया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होकर के साथ में चलती हैं। अभी बच्चों को लेकर मैंने आपसे एक डिस्कशन किया था आर्टिकल कि इस बार जो इलेक्शन हुए लोकसभा में, तो बच्चों को लेकर के कोई भी वहाँ पे मुद्दा नहीं उठाया गया। बहुत सारे आर्टिकल छपे थे इसके बारे में कि 30% आबादी भारत की जो है अंडर 18 की है और वो वोट नहीं डाल सकते हैं, शायद इसलिए इनको इग्नोर किया गया है। और इनको लेकर के कोई भी वहाँ पे कोई भी बातचीत नहीं की कि बच्चों के लिए हम क्या करने वाले हैं, उनकी शिक्षा को लेकर क्या करने वाले हैं, उनके भविष्य को लेकर हम क्या करने वाले हैं, कोई अगर स्कीम चलाई जाएगी तो कैसे होगा, उनको लेकर कोई बात नहीं की गई। क्योंकि जो भी वोट लड़ रहे हैं उनको पता है कि बच्चे वोट डालेंगे नहीं, अभी नहीं डालेंगे लेकिन कल को डालेंगे ना। अगर आप अच्छा काम करते हो, आज मान लीजिए कोई व्यक्ति 17 साल का है, अगर मान लीजिए 30% आबादी में 10% लोग भी ऐसे जो 17 साल के हैं, कल को 18 साल के हो जाएंगे वो, फिर तो सोचेंगे ना कि भाई हमारे लिए इस गवर्नमेंट ने काम किया था, हमको लैपटॉप्स दिए थे या मोबाइल दिए थे या फिर हमें साइकिल दी थी, कुछ भी किया था, मतलब कुछ भी अगर आपने उनके लिए किया है शिक्षा को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, तो डेफिनेटली वो आपको वोट देने वालों को पता है कि आप उनका भविष्य जो है सुधार सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ चीज़ें करनी चाहिए थी, बट इस चीज़ को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वाटर क्राइसिस के बारे में है। बेंगलुरु में तो देख ही रहे थे, हमारे न्यू दिल्ली में भी यहाँ पे वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ खाने पीने नहाने के लिए पानी वगैरह अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। हीट वेव है, ग्लोबल वार्मिंग है, पानी की समस्या हो ही रही है। अभी कुछ दिन बाद बारिश हो जाएगी तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे नाले भरे हुए हैं और हाईवेज फ्लाईओवर भरे हुए हैं, अंडरपास भरे हुए हैं। अभी क्या है,
अभी बोल रहे हैं कि पानी नहीं है। डेली वाटर क्राइसिस, टॉकिंग अबाउट द पुअर वाटर सप्लाई, वन ऑफ द रेजिडेंट्स एट द वाटर सप्लाई डज नॉट लास्ट फॉर more than 10 minutes in the morning and there is no chance of getting water in the evening। बोल रहा है कि दिन भर में सुबह से पानी आता है 10 मिनट के लिए, और ऐसा भी नहीं कि साथ थोड़ी देर में आ जाए, शाम को आ जाए, हो सकता है कि शाम तक पानी ही ना आए। इतनी समस्या, 10 मिनट में कोई कितना पानी भर लेगा। यहाँ पर देखिए पानी को लेकर है। टोक्यो, संघाई, दिल्ली वैश्विक शहर, तेज तर्रार और रोमांचक, नई एशिया सदी के उदय का प्रतीक हैं। ये शहर दुनिया के 3 सबसे बड़े आर्थिक विकास के इंजन हैं। दुनिया के तीन सबसे बड़े आर्थिक विकास का इंजन माना जा रहा है इनको, जो अपने निवासियों, दुनिया के लिए अरबों की आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करते हैं। लेकिन उन्हें एक समस्या है, प्रति व्यक्ति उनकी दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त ताज़ा पानी उपलब्ध नहीं है। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा यहाँ पे पार्टिसिपेशन है इनका कि हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 ऐसे शहर हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन क्या है, ताज़ा पानी नहीं है। मीठे पानी की उपलब्धता एशिया में वैश्विक औसत से आधी है। जो औसत होता है ना अलग अलग जगहों पर, उससे आधी है यहाँ पे। मतलब पानी अवेलेबल ही नहीं है, ना ही ताज़ा पानी अवेलेबल है जितना होना चाहिए, ना ही मीठा पानी अवेलेबल है। तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट करने का क्या फ़ायदा जब आप पानी ही नहीं पिला पा रहे लोगों को। अगर बात करें कि कितना पानी कहाँ पर है, तो अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर क्या है इन एशिया, देयर इज़ हाफ एज मच फ्रेश वाटर एज देयर इज़ ग्लोबली। ग्लोबली जितना अवेलेबल है उसका हाफ फ्रेश वाटर जो है सिर्फ एशिया में है। लो वाटर एफिशिएंसी, लेकिन लो क्वालिटी का है। उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, प्रदूषक मिले हुए हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार होते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। तो लो क्वालिटी वाला है, ठीक है, लो एफिशिएंसी है। अर्बन पॉपुलेशन जो है कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, बढ़ती आ रही है। लोग जो है पहले गांव में रहते थे, हम बोलते थे ना भारत गांव में बसता है, अब भारत गांव से जाकर शहर में बसना चाहता है। तो है एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज जस्ट कैन नॉट मीट द राइजिंग डिमांड। शहर की पॉपुलेशन जो है, शहर की जो भी चीज़ें हैं उनके हिसाब से यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली की लोकल पॉपुलेशन होगी वो 2 करोड़ मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आजकल के टाइम पे 6 से 7 करोड़ लोग रह रहे हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको तो पता है, वो तो अपने हिसाब से 6 करोड़ का 2 करोड़ के लिए काम कर रही हैं, पानी बिजली सारी चीज़ें अवेलेबल करा रही हैं। लेकिन क्या है 4 से 5 करोड़ जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनके लिए यहाँ पे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। शहरों पर भीड़ बढ़ती जा रही है, बर्डन कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह समस्या हो रही है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट लाइक ड्रॉट एंड फ्लड्स एंड आर बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट विच मतलब क्या बोला यहाँ पे कि कंटिन्यूसली मौसम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कभी सूखा बहुत पड़ता है तो समस्या हो जाती है, बाढ़ बहुत आती है। तो समझ देखिए, सूखा पड़ेगा तभी लोग गांव से शहर की तरफ जाएंगे, बाढ़ आएगी तब भी लोग जो है गांव से शहर की तरफ ही भागते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं जो है इसकी वजह से कंटिन्यूसली उत्पन्न हो रही हैं। अगर बात करें वाटर पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन आखिरकार क्या है, उसके बाद हम देखेंगे। वाटर पोल्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करनी है हमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में कि जल प्रदूषण कैसे कंटिन्यूसली फैल रहा है, जिसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। आज ही साथ में एक वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे, उसमें था कि एक किसी गांव का वीडियो था, उसमें एकदम नाला, गंदा नाला था वो बिल्कुल, और वहाँ से पूछा जाता है लोगों से कि आप पानी कौन सा पीते हो, तो वही पानी जो है। अब देखिए, अगर आपके गांव के पास कोई नदी, नाला है, तालाब जो भी है ना, आप जब भी पानी निकालते हो ना हैंडपम्प से, पानी वही आपका वहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। तो वो गंदा पानी लोग पी रहे थे। सब बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारी जगहों पे आपने पानी को लेकर देखा होगा कि कई जगहों पे ऐसा है कि महिलाएं जो है 3-3, 4-4 घंटे निकाल करके पानी लेने जाती हैं दूर, क्योंकि पानी आसपास है ही नहीं है अवेलेबल। तो पानी बहुत बड़ी समस्या भी है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी चीज़ भी है अपने आप में, ठीक है। तो लिखा है वाटर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशंस अकर व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस ऑफ्टन केमिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स contaminates a stream, river, lake, ocean, aquifer or other body of water, degrading water quality and मतलब इसमें बोला है कि जब भी कभी भी ऐसा होता है कि कोई भी नदी, नहर, तालाब, झरना जो भी है, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिल जाती हैं और वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, मतलब ऐसे बैक्टीरिया और चीज़ें हो गई जो पानी को ख़राब कर रहे हैं। अगर आप वो पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। या फिर केमिकल्स वगैरह हो गए जो फैक्ट्रीज से निकलते हैं, गंदे नालों से निकलते हैं। मतलब देखते हैं ना कि बड़े बड़े शहरों में जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं वो नदियों में जाकर गिरती हैं। इनको कई बार मना भी किया गया, लेकिन क्या है वो वहीं पे ही गिरती है, जिसकी वजह से पानी जो है प्रदूषित होता है, ठीक है। बहुत सारी हैं, पानी का जो लेवल है वो भी ख़राब होता है, मतलब पानी डिग्रेड भी होता है, मतलब कि उसकी क्वालिटी जो है बहुत ख़राब होती है।
लेकिन समस्याएं जो कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, इसका अभी तक समाधान जो है, कोशिश तो बहुत सारी की जा रही, लेकिन अभी समाधान हुआ नहीं है। वाटर इज़ यूनिकली वैल्यूएबल टू पॉल्यूशन। नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज़ एबल टू डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड ऑन द अर्थ। पानी एकमात्र ऐसा लिक्विड है जो कि सबसे ज़्यादा चीज़ों को वहाँ पे मतलब एक तरीके से अब्जॉर्व कर सकता है या मेल्ट कर सकता है। कोई भी चीज़ पानी में डाली, शायद ही कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पानी में जाकर के नहीं घुलती होंगी, वरना जो है 90% चीज़ें हैं जो पानी में घुल जाती है। तो अभी तक जो है जितनी भी खोज की गई हैं, वहाँ पे वाटर सिर्फ ऐसा एक सब्सटेंस मिला है जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को घोलने में एक तरीके से माहिर है। ठीक है। सम ऑफ द कॉज फॉर वाटर पोल्यूशंस आर सीवेज वाटर। जो नालियों का पानी होता है या सीवेज टैंक्स वगैरह का पानी होता है, उसकी वजह से पानी जो वाटर स्ट्रीम्स वगैरह हैं वो प्रदूषित होती हैं। इंडस्ट्रियल वेस्टेज, आपको पता है फैक्ट्रीज वगैरह का जो वेस्ट होता है वो पानी जाकर के नदियों में ही गिरता है। एग्रीकल्चरल सोर्सेज, जो खेतों में हम जो बहुत ज़्यादा खाद वगैरह डालते हैं, बारिश होती है, पानी बह करके नदियों में मिल जाता है, तो वहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं जा करके। थर्मल एंड रेडिएशन पॉल्यूशन जो है, थर्मल और रेडिएशन पॉल्यूशन जो भी यहाँ पे पॉल्यूशन फैला रहे हैं। मैरीन पॉल्यूशन तो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है कई बार इसके बारे में कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है समुद्र के नीतल से लेकर के आपको पहाड़ की चोटी तक मिल जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, इन्वेजिव स्पेसीज वगैरह हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंटिन्यूसली पोल्यूशन फैला रही हैं। अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन, जो अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जो पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं वही अंडरग्राउंड वाटर होता है, और उसकी मात्रा जो है बहुत बहुत कम है। मतलब हमको लगता है ना कि हमारी पृथ्वी जो इतना ज़्यादा 70% जो है एरिया पूरा टोटल पानी से ही भरा हुआ है, फिर भी पीने वाला पानी कम है। समुद्र का, महासागर का पानी आप नहीं पी सकते हो। नहर हो गई, झरना हो गया, तालाब, उसका पानी अब आप नहीं पी सकते हो। अगर 50-60 साल पहले आए होते तो आप पी सकते थे क्योंकि पॉल्यूटेड नहीं था इतना, लेकिन अब अगर आप पिएंगे तो क्या हो सकता है, बीमार पड़ जाएं, ऊपर निपट के आप ऊपर भी निकल लेंगे। ठीक है। अगर बात करें पॉइंट सोर्स के बारे में, पोल्यूशन को लेकर क्या है, व्हेन पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज फ्रॉम ए स्पेसिफिक लोकेशन सच एज ड्रेन पाइप carrying industrial influent discharge directly into water body is represents पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि कितने तरीके के पोल्यूशंस होते हैं, उनमें से पॉइंट सोर्स पोल्यूशन क्या होता है, ऐसा पोल्यूशन जो है, मान लीजिए यहाँ पे फैक्ट्री बनी हुई है, यहाँ से जो है पोल्यूशन, यहाँ से जो है गंदा जो भी चीज़ें, केमिकल्स वगैरह वाला पानी जो है कंटिन्यूसली जो है नदी में जाकर मिल रहा है। तो ये पॉइंट है, ये सोर्स है कि यहाँ से पोल्यूशन जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है इसका। ठीक है। नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन क्या होते हैं यहाँ पे, इट इंक्लूड्स डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम डिफ्यूज सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषण वाली चीज़ें जो है पानी में आकर मिलती हैं। फ्रॉम लार्ज एरिया सच एज रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल फील्ड है, तो यहाँ से आपको लगेगा कि खेती बाड़ी से कैसे पानी खराब होता है या नदियाँ प्रदूषित होती हैं। आप जब खेत में अनाज बोते हो तो वहाँ पे जो है उर्वरक डालते हो ना, उर्वरक डालते हैं और भी चीज़ें करते हैं, वहाँ पे कचरा डालते हैं घर का लोग जा करके। जब बारिश होती है, पानी जब आता है जाता है, ये सारा बह करके कहाँ मिलता है, नदियों में मिलता है। तो यहाँ से एग्रीकल्चर पोल्यूशन भी होता है। ग्रेजिंग लैंड्स, जहाँ पे घास वगैरह चराने के लिए जानवरों को ले जाते हैं, वो हो गया। कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती रहती है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से यहाँ पे अबेंडन माइंस एंड पिट्स, ऐसी जगह हैं जो ऑलरेडी क्या हैं, बिल्कुल छोड़ दी गई हैं खाली, वहाँ से भी पोल्यूशन जो कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहता है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा घर पे जो है, किसके घर पे भी कुछ भी कचरा होता है, कहाँ जाकर फेंकते हैं, नाला वगैरह तो शायद नहीं फेंकेंगे, लेकिन नदी वगैरह है तो जाकर होता है कि चलो नदी में फेंक आएंगे, घर का ये है, पूजा का सामान है, नदी में फेंक आएंगे, भंडारा हुआ था, ये सामान है, नदी में फेंक आएंगे। तो सब लोग क्या करते हैं, कचरा जो है कहाँ फेंकना पसंद करते हैं, नदियों में। इसकी वजह से ये हालत होगी, इतना ज़्यादा पोल्यूशन कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें कि हमें कौन सी पॉलिसीज़ हैं अपनानी चाहिए और लोकल सोल्यूशन क्या हो सकता है, भाई समस्या इतनी बड़ी है तो हमको पॉलिसीज़ वगैरह उसी के हिसाब से बनानी पड़ेंगी ताकि समस्या का समाधान भी हम कर पाएँ। तो लिखा है प्रैक्टिकल इंटरवेंशंस कैन हेल्प। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें कि इस समस्या का समाधान करना, गुस्से से इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आप देखिए कभी भी आप कोई भी डिसीजन ऐसा लेंगे जो इमोशनल होकर ले लेंगे, गुस्से में ले लेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत में ले लेंगे, आपको तुरंत तो ये रियलाइज़ नहीं होगी गलत कर दिया, गलत डिसीजन हो गया। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आपको रियलाइज़ हो जाता कि यार उस टाइम गुस्से में या फिर उस टाइम जो प्यार में मैंने ये चीज़ कर दी है, गुस्से में कर दिया, वो जो इमोशंस में आके जो मैंने डिसीजन लिया, वो जो है उसका पछतावा भी मुझे हो रहा है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था। ये रिग्रेट है वो सबकी लाइफ में होता है। और
छोटी से छोटी चीज़ को लेकर के हो सकता है कि 5 रुपये से लेकर के 50,000 तक की चीज़ के लिए हो सकता है। एक भिखारी से लेकर के आपके बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट पर्सन के लिए भी हो सकता है, किसी चीज़ के लिए हो सकता है। तो हमें जो है यहाँ पे जो डिसीजन लेने हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होकर लेने हैं। जैसे लोग आ जाते हैं ना, गंगा हमारी माता है करके, देखिए वहाँ पे वो फैक्टर काम करता है। गंगा को माँ समझ के लोग सफाई करते हैं, लेकिन गंगा को माँ समझ के लोग अपने घर का कचरा भी वहीं फेंक कर आते हैं। तो इमोशनली जो है कुछ लोग जो है सफाई कर रहे हैं उस जगह की कि माँ है हमारी, और कुछ लोग अपना घर का कचरा भी वहीं फेंक के आ रहे कि माँ है हमारी, चलो हमारा कचरा भी तुम रख लो। तो क्या है, इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचना है। Like the integrated urban water security assessment framework, it can be used to assess the full spectrum of a city urban water security by considering the driving forces that can impact। तो हमें देखना है कि भाई किसी शहर में जो है पानी जो है कितना अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है, और शहरों में जो है रिसोर्सेज जो है पानी के सोर्स हैं, अगर वो गंदे हो रहे हैं तो वहाँ पे समस्या को क्या हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। क्या है लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी। लीवरेजिंग मतलब होता है थोड़ा सा ऐसी कि भाई बहुत सख्ती वाली ना हो, कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाला। तो यहाँ पे लिखा है रिसर्चर्स एट थाईलैंड्स एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AIT हैव डेवलप्ड WATSAT। यहाँ पे इस रिसर्च टेक्नोलॉजी एक डेवलपमेंट मतलब एक तरीके से ये इंस्टीट्यूट है उसने बनाया, जिसको बोलते हैं WATSAT, अ वेब बेस्ड वाटर सैनिटरी असेसमेंट टूल दैट कैन एवेलुएट वेयर सिटीज स्टैंड बाय मेजरिंग 5 डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ अर्बन वाटर सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वाटर प्रोडक्टिविटी, वाटर इन्वायरमेंट एंड वाटर गवर्नेंस। यहाँ पे है उन्होंने 5 अलग अलग चीज़ें बनाई हैं जिसके तहत जो है वहाँ की चीज़ों को हम असेसमेंट कर पाएंगे, वहाँ की चीज़ों का कि 5 कैटेगरी में कौन सा सिटी जो है कैसा है। तो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, यहाँ पे कैटेगरीज हैं वाटर सिक्योरिटी, अर्बन वाटर सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, साफ सफाई कितनी है वहाँ पे, वाटर प्रोडक्टिविटी, पानी जो है कितना वेस्ट हो रहा है, कितना प्रोडक्ट मतलब कितना पानी हम यूज़ कर रहे हैं, कितना मिसयूज़ कर रहे हैं, वाटर इन्वायरमेंट, पानी का मतलब पानी पीने लायक है नहीं पीने लायक है, कितना क्या कैसा अवेलेबल है ये देखना है, वाटर गवर्नेंस, पानी को लेकर के गवर्नमेंट हमारी वहाँ पे कैसे रूल्स और कैसे क्या नियम कानून लेकर चल रही है। जैसे अभी देखेंगे दिल्ली में तो पानी फ्री है, बिल्कुल 20 लीटर तक आप फ्री मस्त यूज़ करिए। तो सिटीज़ दैट एम्ब्रेस न्यू वेज टू मैनेज, मतलब यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है कि जो जो शहर वगैरह हैं वो चाहे अगर समस्याओं का समाधान करें तो अपने अलग अलग तरीके यहाँ पे ला सकते हैं। तो लिखा हुआ है सिटीज़ दैट हैव एम्ब्रेस न्यू वेज टू मैनेज वाटर कैन इम्प्रूव दैट लाइवलीहुड्स ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड सपोर्ट कंटिन्यू ग्रोथ। अगर कहीं पर भी पानी वगैरह की सुविधा अच्छी खासी है, मान लीजिए कोई शहर है वहाँ पानी बिजली की सुविधा सारी अच्छी खासी, तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा हो पाएगा। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे मतलब मान लीजिए कोई शहर है वहाँ पे 50,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 50,000 लोग रह रहे हैं जिसमें कि 10,000 बेचारे जो हैं उनकी समस्या यही कि सुबह उठ के पानी भरना है, पानी नहीं भरा दिन में परेशान रहेंगे। तो ये अपने काम पे फोकस करेंगे, इनोवेटिव हो जाएंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे कि पानी की समस्या को समझते रहेंगे। अब जैसे आप पढ़ रहे हो रूम पे, ठीक है, आपके रूम पे बेड है, कुर्सी है, चेयर है, टेबल है, लाइट है, पंखा, एसी सब लगा हुआ, कोई समस्या ही नहीं है, तो आपका फोकस किस में होगा, मस्त एकदम पढ़ेंगे आप। बिल्कुल लाइब्रेरी वगैरह लगाते हैं लोग तो पढ़ते क्यों हैं, वहाँ पे क्या है, टेबल, चेयर, लाइट, पानी, एसी, वाईफाई सब अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है, मस्त कि गर्मी लग रही है यार, ठंडी लग रही है यार, लाइट नहीं है यार, ऐसा करके समस्याएं सारी खत्म हो जाती हैं। ऊपर से पैसा भी लगा होता है। सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर जो काम करता है ना, चाहे जिम जाने में हो चाहे लाइब्रेरी जाने में हो, जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे जिम जाके वर्कआउट करना अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब पैसे लगते हैं ना वहाँ पे मोटिवेशन ऐसे ही आ जाता है कि पैसा लगा यार पढ़ना पड़ेगा, पैसा लगा यार जिम जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मोटिवेशन आता है इन चीज़ों को लेकर के। अभी आपके रूम में ऐसा हो कि गर्मी लग रही है, 40+ डिग्री टेम्परेचर जा रहा है आपके रूम का, आपको बोले पढ़ो, पढ़ाई करनी है, सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, UPSC निकालना है आपको, पढ़ाई हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। पानी ना दिया दिन भर पीने के लिए कि पढ़ो, जब दिन भर पढ़ोगे तो कल सुबह पानी मिलेंगे तुमको, तो क्या है, पढ़ेगा ही नहीं इंसान। तो यहाँ पे यही बोला कि जब वहाँ पे पानी बहुत एक बेसिक नीड है, पानी ही नहीं अवेलेबल है, तो लोग पानी में ही उलझे रहेंगे। इनोवेशन क्या करेंगे, एक्टिव क्या रहेंगे, क्रिएटिव क्या होंगे, तो क्या है, अगर चीज़ें सब सेटल हो जाती हैं तो लोग जो है उन चीज़ों को हटा करके साइड में रख के कुछ अच्छा कुछ नया सोचते कि यार ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप क्रिएटिव रहेंगे। तो जैसे बोलते हैं ना कि आप अपने लाइफ में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अगर रखेंगे तो एक जगह फोकस नहीं कर पाएंगे, ये भी करना है, वो भी करना है, इधर भी जाना, उधर भी जाना, इससे बात करनी, उससे बात करनी है, तो एक काम पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे, आपका दिमाग जो है बटा हुआ है पूरा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जॉर्डन वाटर्स एक्शन प्लान, जॉर्डन में वाटर को लेकर के एक्शन प्लान बनाया है, इंक्लूड्स बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टू सप्लीमेंट वाटर सप्लाई, मतलब बोल रहा है कि देखिए मान लीजिए आपके घर पे यहाँ पे क्या है, आपने कपड़े धोए, 4 बाल्टी पानी बर्बाद किया, वो पानी जो है अगर कुछ ऐसा तरीका होता कि कपड़े धोने वाले पानी को हम यूज़ कर पाते कि जो वॉशरूम वगैरह में पानी यूज़ होता है वहाँ पे यूज़ हो जाता। मतलब क्या है, वो बोले कि जो वेस्ट कर रहे हो पानी, अगर आप उसको रीयूज़ कर पाते हो, उसको किसी तरीके से यूज़ कर पाते हो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल। जैसे बायो टॉयलेट्स होते हैं, जो बायो टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पे पानी जो होता है वही मतलब उसी एक चीज़ मतलब एक तरीके से प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होता है और उसी जो मल मूत्र वगैरह होता है उसको ही पानी वगैरह में कन्वर्ट करके सफाई, मतलब पानी की ज़रूरत वहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं पड़ती है। बायो टॉयलेट्स यही होते हैं। तो ऐसा हम कर पाएँ अगर कि पानी जो बर्बाद कर रहे हैं उसको अगर हम रीयूज़ कर पाएँ तो हमारी समस्या जो है आधी से ज़्यादा यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम ग्राउंड वाटर निकाल के कपड़े धो रहे हैं, ग्राउंड वाटर निकाल के बर्तन धो रहे हैं, ग्राउंड वाटर निकाल के कार धो रहे हैं, ग्राउंड वाटर निकाल के बिल्डिंग सफाई कर रहे हैं। तो जो पानी पीने के लिए है, कहीं कहीं पीने के लिए बेचारों को अवेलेबल नहीं है, आप उससे घर चमका रहे हो, गाड़ी चमका रहे हो, अपना फर्श धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो। तो जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको जो है रीयूज़ कैसे करें, इसको लेकर के यहाँ पर चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमारा यहाँ तक था, पानी को लेकर सारी समस्या यही तक। बाकी अगर अगला कभी आर्टिकल आएगा इसको लेकर के आएगा ही आएगा, पानी को लेकर आर्टिकल आएगा। धूप हो रही, धुआं हो रहा, धूल हो रही है, तो पानी भी आएगा ना। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है, आपको पता है स्टॉक मार्केट का जो अगर रेगुलेटरी बॉडी हमारा है कौन सा है, सेबी। और यहाँ पे किसके बारे में बात करनी है हमें, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये बताऊंगी आपको आईपीओ क्या होता है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है, सेबी सीक्स एडिशनल आईपीओ डिस्क्लोजर टू स्पीड अप क्लियरेंस प्रोसीजर। तो यहाँ पे आईपीओ को लेकर के थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जा रहा है सेबी के द्वारा, ताकि जो है जो चीज़ें चल रही हैं और थोड़ा मार्केट ग्रो करे, इसको लेकर के यहाँ पर आर्टिकल छपा है। तो हम देखेंगे क्या है ये। मान लीजिए कोई नई कंपनी है, किसी व्यक्ति ने कंपनी ए खोली, ठीक है, अब इस काबिल हो गई है वो, अच्छा खासा सेटलमेंट हो गया, उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, तो वो है शेयर मार्केट में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। और जब उसके बाद जो उसके शेयर बिकना शुरू होते हैं, तो इनिशियल मतलब क्या है, स्टार्टिंग में जो शेयर बिकते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को ऑफर कर रहा है कि आइए आप हमारे शेयर खरीदिए। तो लिखा है आईपीओ इज द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट होता है वहाँ पे अपने अगर आप शेयर बेचते हो तो वहाँ पे बोलते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। प्राइमरी मार्केट डील्स विथ न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिनको पहली बार मार्केट में उतारा जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी सेटल हुई, पहली बार अपने शेयर्स को वहाँ पे जारी करी कि भाई हमारी कंपनी सेटल हो गई है, अब आप हमारे शेयर खरीद सकते हो। जैसे आपका आईफोन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट होगा, कभी तो ऐसा रहा होगा कि वो पहली बार अपना शेयर लेकर के मार्केट में गई होंगी, उन्होंने आईपीओ जारी किया होगा। जिन लोगों ने भी वहाँ पे ख़रीदा होगा, 1000 करोड़ रुपए, जो भी जितने रुपए भी इन्वेस्ट किए होंगे, आज कितने सारे रुपए लेकर बैठे होंगे, क्योंकि कंपनी कितने प्रॉफिट में चले। जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन के बारे में बोला जाता है कि एक छोटे से कमरे में स्टार्ट हुआ था, आज जो है ग्लोबली हर जगह जो है फैला हुआ है। तो जिन्होंने उसके शेयर खरीदे होंगे स्टार्टिंग में, तो पहली बार जब आपने शेयर जारी करते हो मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, उसको यहाँ बोला गया है। इट ऑल्सो नोन एज द न्यू इश्यू मार्केट, नया मार्केट में कुछ आता है। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट बोले तो डेफिनेटली सेकेंडरी मार्केट से डिफरेंट होगा। क्या है, वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। ये देखिए नई कंपनी है, ठीक है, पहली बार जारी कर रही है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या, आईपीओ जारी कर रहा है। जो मान लीजिए रिलायंस जियो आपका हो गया, जियो आपको जारी करे, जियो अपने शेयर वगैरह बेचता है, कोई अलग दूसरी कंपनी है, एप्पल बेच रही है अपने शेयर्स, फेसबुक बोला, फ्लिपकार्ट वगैरह अपने शेयर जारी कर रहे हैं, या फिर अमेजॉन जारी कर रहा है, तो उसको हम सेकेंडरी मार्केट में काउंट करें, क्योंकि कंपनियां ऑलरेडी बहुत अच्छे से सेटअप है। उसके बाद उसके लोग जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उठाते हैं, कमाते हैं, तो चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आपने स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा। आजकल लोग जो है ये चीज़ें बहुत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग तो कमा रहे हैं, कुछ लोग परेशान हैं, बेचारे बर्बाद भी हो गए। तो अलग अलग लोगों को बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट वगैरह में। ठीक है, तो पैसे वगैरह के लिए यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे लिखा है, समझ में तो आ गया होगा ना आपको। प्राइमरी ओनर है, अपनी कंपनी रजिस्टर की, उसके बाद वहाँ पे शेयर्स वगैरह बेचे, उसको बोलते हैं आईपीओ। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा होने वाला है वो इन्वायरमेंट को लेकर है, और जो थोड़ा सा है वहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को लेकर भी है, सॉरी ट्राइबल्स को लेकर भी है। तो आपको पता है कि ग्रेट जो निकोबार है वहाँ पर अच्छी खासी जनसंख्या, अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है ट्राइबल की है, ट्राइबल्स वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अब हमारी गवर्नमेंट कोशिश करे कि भाई यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ाया जाए।
टूरिज्म बढ़ाएंगे आप तो रोड बनवाएंगे, आप फ्लाईओवर्स बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, मकान बनाएंगे, होटल्स बनाएंगे। उसके लिए क्या है, आपको थोड़ा सा ज़मीन को ऐसा करना होगा, मतलब जंगल काटने होंगे, ग्रीनरी हटानी होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इश्यू हो रहा है वहाँ के ट्राइबल्स को। देखिए लिखा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो चलाया गया है, क्लियरेंस वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। अब क्या है, संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं वहाँ की जनजातियों को, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। व्यूज़ ऑफ ट्राइबल इग्नोर्ड एक्सपर्ट राइट टू एनसीटी, मतलब लोगों ने बोला है कि जो आपने ये जो NCST बनाया है, अगर आप ट्राइबल्स के यहाँ पे अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो आपके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। आप डेवलपमेंट काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव भी खोज सकते हो ना, लेकिन आप क्या है वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, वहाँ के ट्राइबल्स जो है उनको वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। कैलकुलेशन बाय द प्रोजेक्ट डेवलपर ऑफ द एरिया दैट विल रिमेन प्रोजेक्टेड एज ट्राइबल रिजर्व फ्लॉड देवर, जो ट्राइबल रिजर्व्स हैं वहाँ पे वो एरिया डिस्टर्ब हो रहा है। इसकी वजह से आर्टिकल चर्चा में है। आपको मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी कि अंडमान है, यहाँ पे निकोबार है, दो अलग अलग आइलैंड हैं, इनमें छोटे छोटे भी आइलैंड हैं, नॉर्थ अंडमान है, मिडल है, आपका लोअर अंडमान है, पोर्ट ब्लेयर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, फिर लिटिल अंडमान यहाँ पे बीच में है, कार निकोबार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कई बार होता है ना ऊपर से आप नीचे ये नीचे आपको सेट करने के लिए बोलता है। फिर नीचे यहाँ पे मिलेगा तराशा, पोम्पाका, फिर यहाँ पे है नॉन कॉवरी, और फिर है कैचकॉल, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कौन सा डिग्री, कितनी डिग्री, सॉरी कितनी या क्या लिखें यार, यहाँ पे कौन सा डिग्री है, क्या है, कितना डिग्री जो होता ना, 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ, ये जो है नॉर्थ अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है। ये क्वेश्चन आपका 2019 या 20 में पूछा गया था, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखो पर्यावरण को लेकर के चर्चा हो रही है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि सी लेवल कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा, राइज कर रहा है, और ये सारे क्या है, आइलैंड कंट्री, मतलब आइलैंड है तो सारा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वैसे भी खतरे में है, और आप जाकर के वहाँ अपना काम चलाना शुरू कर देंगे तो समस्या और ही। हाल ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार द्वीप पर 72,000 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। अब इतने रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको तो काम करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ के लोग बोल रहे हैं, जब भी देखिए कोई डेवलपमेंट काम होता है ना, तो वहाँ की जनजातियाँ या फिर वहाँ के ट्राइबल्स वगैरह होते हैं जो आपको आकर के डिस्टर्ब करेंगे, उस जो योजना को है तब सफल होने से आके यहाँ पे रोकते ही रोकते हैं। समस्या हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में, ये जो है चर्चा में कंटिन्यूसली बना हुआ है, तो क्वेश्चन अगर कल को इससे पूछा जाएगा तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो क्या है, साउथर्न मोस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये। ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड स्पैनिंग 921 किलोमीटर, लगभग इतने किलोमीटर में फैला हुआ है। इंदिरा पॉइंट ऑफ द साउदर्न टिप ऑफ दिस आइलैंड इज इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का जो सबसे दक्षिणी भाग है, दक्षिणी बिंदु जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट है। आपको कहाँ मिलेगा देखने को, आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर क्या, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि विषुवत रेखा के पास है ये चीज़ें हैं, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन विषुवत रेखा के पास है, इसलिए आपको अच्छी खासी बारिश होती है, तो फॉरेस्ट जो है, ग्रीनरी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। माउंटेन रेंज अच्छे खासे हैं, ऑलमोस्ट 650 मीटर्स एबव सी लेवल, एंड कोस्टल प्लेन्स भी हैं। कोस्टल मतलब क्या है, कोस्ट जो होता है मतलब तटीय मैदान भी अच्छा खासा यहाँ देखने को मिलेगा। 14 स्पाइसेस ऑफ मैमल्स यहाँ पे है, स्पीसीज, सॉरी 14 स्पीसीज आपको मैमल्स के देखने को मिल जाएंगी। 71 स्पीसीज बर्ड्स की हैं यहाँ पे, 26 हैं रेप्टाइल्स की, 10 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब होता है जल और स्थल दोनों में रहने वाले, एंड 113 स्पीसीज फिश आर फाउंड ऑन दिस आइलैंड, सम ऑफ विच आर इंडेंजर्ड। तो अच्छा खासा इन्वायरमेंटल मतलब एरिया है, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फॉरेस्ट अवेलेबल है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मछलियाँ सब अवेलेबल हैं। डेवलपमेंट के नाम पे फिर से यहाँ डिस्टर्बेंस होने वाला है। जैसे अभी हमने क्या किया है, रोड बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए हमने जंगलों को काटा है, अब जाकर के हम आइलैंड्स को भी यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब समस्या भी है, हमें डेवलपमेंट करना है,
डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। तो इस मामले में इतने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, नीति निर्माता होते हैं, उनको कुछ सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए ना। अब ऐसा कौन सा डिसीजन लिया है कि आकर के वहाँ जनजातियाँ जो आपको बोल रही कि भाई आप हमारे अधिकारों का हरण कर रहे हो या फिर आप अधिकारों का हनन कर रहे हो वहाँ पे, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए। चीज़ें वहाँ वैसी नहीं हो रही हैं, ठीक है। फिर लिखा है द लीदरबैक सी टर्टल इज द आइलैंड्स फ्लैगशिप स्पीसीज। ये यहाँ के फ्लैगशिप स्पीसीज मतलब कि यहाँ की जब से सबसे जान पहचान वाली स्पीसीज है, ठीक है। ग्रेट निकोबार इज अ होम टू नेशनल पार्क्स, अ बायोस्फीयर रिजर्व एंड आ सोमफेन एंड निकोबार ट्राइबल पीपल्स। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे अच्छा खासा है। और यहाँ पे क्या बोला, निकोबार ट्राइबल पीपल्स का एक तरह से घर है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। एक्स सर्विसमैन फ्रॉम पंजाब, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश हु वर सेटल्ड ऑन द आइलैंड इन 1970। तो यहाँ पे पहले कोई नहीं रहता था। 1970 में क्या हुआ, जो एक्स सर्विसमैन थे, मतलब जो रिटायर्ड सर्विसमैन थे पंजाब के, महाराष्ट्र के और आंध्र प्रदेश के, वो लोग वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी वहाँ पे ज़्यादातर जो रहते हैं लोग वो जनजातीय आबादी वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ हो गया इसके बारे में। अब हम बात करते हैं क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जिसको ताने दिए जा रहे हैं कि भैया आपको बनाया गया है शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, आप कर क्या रहे हो। वहाँ पे समस्या खड़ी हो रही है, उनको समस्याएं हो रही हैं, उनके अधिकारों का वहाँ पे हनन हो रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे। तो हमें जो देखना है, ये देखना है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, इसका काम क्या है, कब बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, कैसे काम करता है, सब कुछ देखते हैं। यहाँ पे लिखा है NCST वॉज सेटअप द इफेक्ट फ्रॉम 19 फरवरी 2004 बाय अमेंडिंग आर्टिकल 338। आपको ऑलरेडी पढ़ाया कि 338 में अमेंडमेंट करके 338A बनाया गया था और 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2003 में। तब जाकर के कौन सा बना, NCST बनाया गया है। कब क्या बना है, NCST बना है, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है और 338A आर्टिकल यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। इट फंक्शंस अंडर द जुरिसडिक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस मंत्रालय के तहत ये काम करता है। इट वॉज इस्टेब्लिश विद अ व्यू टू प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लोनेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब को, जो शेड्यूल ट्राइब है, उनका शोषण ना हो, उनको प्रताड़ित ना किया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पे बनाया गया था। इट एम्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट दियर सोशल, जो भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके सामाजिक अधिकार हों, चाहे शैक्षणिक अधिकार हों, चाहे आप उनके जो है इकोनॉमिकल या पैसे वाले अधिकार हों, कल्चरल इंटरेस्ट हों, उनके जो भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनको बनाना हो या उनको संरक्षित करना हो। स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि उनको हम यहाँ पे संरक्षण प्रोवाइड कर पाएँ। इस NCST के तहत इसको इसलिए बनाया गया था। कंपोजिशन की बात करें, इस कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, मतलब कंपोजिशन मतलब होता है इसमें कौन कौन से अधिकारी जो मेन मुख्य होने वाले हैं। एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे, 3 अदर मेंबर होंगे हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, NCST में टोटल 5 मेंबर, एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और 3 मेंबर्स। इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी अ वुमन, एक मेंबर वुमन होनी चाहिए। द चेयरपर्सन, द वाइस चेयरपर्सन, अदर मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर्स। जो भी मेंबर्स होते हैं 3 साल के लिए यहाँ पे काम करते हैं। द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। तो एक बार में आप सिर्फ 6 साल तक काम कर सकते हो, 2 बार मतलब कि अपॉइंटमेंट हो सकती है। उसके बाद आपको ये पद त्याग करके अपने घर जाना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, आपकी 2 बार के अलावा तीसरी बार अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं हो सकती है। तो आज के आर्टिकल्स हमारे होते हैं यहाँ पर ख़त्म और हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के सेशन पर। पहला क्वेश्चन बोला है, खोजी गई डायनासोर प्रजाति मुसांकवा सनाइटिएंसिस की पहचान किस क्षेत्र में पाए गए जीवाश्मों से की गई है। खोजी गई डायनासोर प्रजाति मुसांकवा सनाइटिएंसिस की पहचान किस क्षेत्र में पाए गए जीवाश्मों से की गई है। ऑप्शन है ग्रेट रिफ्ट वैली केन्या में जो है वहाँ से, सहारा रेगिस्तान अल्जीरिया से, या फिर लेक करीबा जिम्बाब्वे से, या फिर नील डेल्टा मिस्र से। देखिए इसके फायदे क्या हैं। ऑप्शन तो हमारा सही है सी। इससे आपको ये पता चल रहा है कि ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पर है, केन्या में है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है, अल्जीरिया में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं सिर्फ अल्जीरिया में, और भी जगहों पर है, लेकिन अल्जीरिया में भी है। लेक करीबा कहाँ है, जिम्बाब्वे में है। और नील डेल्टा कहाँ है आपका, मिस्र में है। तो क्वेश्चंस में भी इंफॉर्मेशंस होती हैं आपके लिए,
समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जिम्बाब्वे में करीबा झील के तट पर खोजे गए जीवाश्मों से एक नई प्रजाति डायनासोर प्रजाति की पहचान की गई है। आपने जो जुरासिक पार्क में डायनासोर्स देखे हैं, उसके अलावा भी डायनासोर्स और भी तरीके के हो सकते हैं, वो यहाँ पे नई प्रजाति खोजी गई है। तो अगर आप इसका मतलब होता है ना, किसी किसी को उत्सुकता होती है कि कैसा दिखता होगा, तो आप इसका नाम गूगल पर डालेंगे, आपको फोटोज़ मिल जाएंगे अगर उन्होंने AI से बनाया होगा कि ये ऐसा दिखता होगा। ठीक है। डायनासोर का जीनस नाम है मुसनक्वा। जीन्स का नाम इसका है मुसनक्वा। वैज्ञानिकों द्वारा उनके शोध अभियानों के दौरान इस्तेमाल किए जाने हाउस बोट के नाम से उत्पन्न हुआ है। जो भी चीज़ें वहाँ पर होती है उसी के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। इसका प्रजाति नाम है सन्यातिएंसिस। सन्याति नदी को संदर्भित करता है, नदी के आसपास मिला है इसलिए यहाँ पे रखा गया है, जो करीबा झील में बहती है। यह डायनासोर 50 से अधिक वर्षों में उत्तरी जिम्बाब्वे में मिड जिम्बाब्वे बेसिन से नामित होने वाला पहला डायनासोर है। इसके अलावा यह 1969 में सिंटारसिस सेडेसिएनिसिस, 1972 में वल्कनोडन करिबेंसिस और 2022 में एम्बिरेसारस राठी के वर्णन के बाद जिम्बाब्वे से नामित होने वाली केवल चौथी डायनासोर प्रजाति है। मतलब क्या है, जिम्बाब्वे से ऑलरेडी 3 प्रकार की प्रजातियां हमें डायनासोर्स की मिल चुकी हैं। ये जो हमें मिली है चौथी प्रकार की है, जो कि नई किस्म है। इसके पहले ऐसी कोई प्रजाति हमें देखने को नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है नव खोजी गई वनस्पति प्रजाति। यहाँ वनस्पति के बारे में है। थिस्मिया मलायाना घने जंगल की निचली मंजिलों की कम रोशनी की स्थिति में पनपती है। उसके बारे में आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट सही होने वाला है। कम रोशनी में प्रकाश संश्लेषण करना इसका काम है, या फिर अपनी जड़ों पर मौजूद कवकों से कार्बन संसाधन की चोरी करता है ये जो वनस्पति प्रजाति है, या फिर मिट्टी से सीधे पोषक तत्वों को अवशोषित करना इसका मुख्य काम है। इसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो हमारा सही स्टेटमेंट हमारा होने वाला है ऑप्शन बी। ये जो है ये तो सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे करते हैं। अगर घना जंगल है वहाँ पर छोटी घास फूस होती है तो कम रोशनी में प्रकाश संश्लेषण सारे ही करते हैं। लेकिन क्या है, यूनिक क्यों है? यूनिक होगा तभी तो चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी यूनिकनेस ये है कि अपनी जड़ों पर मौजूद कवकों से कार्बन संसाधनों की ये चोरी कर लेता है। ठीक है, देखिए ये लिखा है एक पौधे के समूह से संबंधित है जिसे माइक्रो हेटेरोट्रॉप्स के रूप में जाना जाता है। अधिकांश पौधों को विपरीत माइक्रो हेटेरोट्रॉप्स प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये नहीं करते हैं, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके बजाय वे परजीवी के रूप में काम करते हैं जो दूसरे पर जिंदा रहते हैं। अपनी जड़ों पर कवकों से कार्बन संसाधन चुराते हैं, ये दूसरे पे जिंदा है। ये अनुकूलन माइकोरिजल सहजीवन का लाभ उठाते हैं। आपको पता है सहजीवन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने वेल मछली देखी होगी। वेल मछली, अगर आप कभी वेल मछली देखिए, शार्क देखिए, तो उसके साथ ना कुछ जीव जंतु चिपके रहते हैं या कुछ मछलियाँ चिपकी रहती हैं। तो क्या है, अपना खाना भी खा रही होती हैं लेकिन वो उस मछली को नुकसान नहीं पहुंचाती। सहजीविता का मतलब यही होता है। जैसे आपने कुछ गुड बैक्टीरिया सुने, गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारी बॉडी में भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं। इसका मतलब है कि वो भी अपना जीवन चला रहे हैं और हमें नुकसान भी नहीं पहुँचा रहे। सहजीविता का मतलब यही होता है कि 2 लोग जो है आपस में रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी ये खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यूनेस्को की महासागर स्थिति रिपोर्ट। इसके बारे में हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ा था। स्टेटमेंट देखने हैं। तो पहला बोल रहा है रिपोर्ट को 2022 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के दौरान अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के द्वारा प्रदर्शित किया या शुरू किया गया था। दूसरा है ये सतत विकास के महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक की निगरानी का समर्थन करता है। जो SDG गोल्स हमारे हैं, आपको बताता है SDG गोल जो हमारा 14 है वो बताता है कि पानी के अंदर जो जीवन है कैसा चला उसके बारे में। ठीक है, तो तीसरा है रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस पर जारी की जाती है। क्या सही है ये? तो हमारे सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही हैं, तीसरा वाला गलत हो जाता है। 5 जून को नहीं 8 जून को किया गया था और पृथ्वी दिवस नहीं, यहाँ पे पृथ्वी दिवस नहीं था। ठीक है, इसके लिए गलत। देखिए स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, विश्व महासागर दिवस मनाते हैं 8 जून को, इसलिए पृथ्वी दिवस नहीं है, इसलिए हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट था ये गलत हो गया था। बाकी हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है भारत में विशेष श्रेणी की स्थिति जो बताया मैंने, स्पेशल स्टेट का जो दर्जा मांग रहे हैं उसके बारे में है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका पहला स्टेटमेंट ये है, विशेष श्रेणी मतलब स्पेशल कैटेगरी अगर किसी स्टेट को चाहिए तो भारत के 5वें वित्त आयोग द्वारा 1969 में ऐतिहासिक, आर्थिक या भौगोलिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों की सहायता के लिए पेश किया गया था। मतलब कोई ऐसा राज्य है जो भौगोलिक रूप से वनरेबल है या फिर इकोनॉमिकली या ऐतिहासिक रूप से वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसको वजह से उसको डेवलपमेंट करने के लिए स्पेशल वहाँ पे प्रोविजंस की जरूरत है, स्पेशल फंड्स की जरूरत है, उसको ही वहाँ पे स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाता है। आंध्र प्रदेश और बिहार जो दर्जा मांग रहे हैं वो कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनको अभी तक नहीं दिया गया है। फिर दूसरा स्टेटमेंट हमारा है, 14वें वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी की स्थिति को समाप्त करने की सिफारिश की थी। बोला था कि भाई ये स्पेशल कैटेगरी वाला जो स्टेटस है आप बंद कर दीजिए। राज्यों के संसाधन अंतर को दूर करने के लिए कर विचलन को 32 से 42 करने का प्रस्ताव भी दिया था इन्होंने। जैसे क्या था, पहले कोई भी अगर कर जितना भी टैक्स कलेक्ट होता था उसका 32% जो है स्टेट को देता था सेंटर हमारा। उसके बाद क्या हुआ कि भैया लग रहा कि स्टेट को पैसा कम पड़ रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उनका जो रेशियो था 32 से 42 कर दिया गया। क्योंकि स्पेशल स्टेट का दर्जा तभी मांगते हैं जो भी राज्य होते हैं, उनको पता है कि कोई भी यहाँ पे योजना लागू की जाएगी उसका 90% जो फंडिंग होता है वो सेंटर करता है, क्योंकि 90 और 10 के रेशियो से काम होता है वहाँ पर। इसलिए जो है सारे स्टेट चाहते हैं कि हमें जो है स्पेशल स्टेट का जो है दर्जा दे दिया ताकि हमारे यहाँ पे खूब सारा पैसा आए, तो घोटाले भी खूब सारे होंगे, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोलेगी देखिए हमने विकास कराया है। इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे हैं कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और जो दूसरा है पहले की व्याख्या भी सही कर रहा है, तो पहला ही हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, बाकी सारे गलत हो जाते हैं कि हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी जो की जा रही है इसके दूसरे स्टेटमेंट के द्वारा वो बिल्कुल 100% यहाँ पे सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एज यूजुअल अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स ले सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको कल बताया था कि हमारे एप्लीकेशन पर, नोटबुक आईएएस के एप्लीकेशन पर कुछ टेस्ट वगैरह है जो फ्री में अवेलेबल है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ, एआरओ और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत सारे टेस्ट वगैरह आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो एक बार चेक जरूर करिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियोज आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।